जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी अमर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चनों का यह प्रैक्टिस सेट होगा जो जीके जीएस से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी ने एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर कर दिया है कि 6 और 7 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये 20 क्वेश्चनों का सीरीज लॉन्च किए हैं। ये डेली हम लोग जीके जीएस से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। तो आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर जिसको भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? तो कानपुर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, आगरा में स्थित है या फिर नोएडा में स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसका वेटेज 10 नंबर है। तो वहीं से ये क्वेश्चन है। और हम लोग आगे देखते हैं कि लखनऊ में क्या स्थित है। देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। हम लोग एक तो जो क्वेश्चन रहेगा उसके ऑप्शन को देखेंगे, जो सही है उसको देखेंगे। अगर इसमें 20 क्वेश्चन है तो इसका मतलब समझ लिए आप लोग इसका 4 गुना, यानी कि 70 से 80 क्वेश्चन आप लोगों का तैयार होगा लगभग। ठीक है, देखिए अच्छा वीडियो रहेगा, अच्छा कंटेंट रहेगा। तो ये हो गया आगरा में फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर, मतलब सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ हो गया? आगरा में स्थित हो गया। आप लोग नाम सुने होंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ये कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। इसी तरह से केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान ये वाराणसी में स्थित है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान ये पणजी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुसंधान है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ठीक, 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 30 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ठीक, इस तरीके से जुलाई के भी कुछ जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको देख लेते हैं। और 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल दिवस। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? किसको? नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाटक स्कूल या संगीत अकादमी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगीत अकादमी। कौन होता है? तो ये संगीत अकादमी होता है। संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 31 मई 1952 को इसकी स्थापना होती है। 31 मई 1952 की इसकी स्थापना कहाँ होती है? दिल्ली के रविंद्र भवन में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। ये जो होता है संगीत अकादमी जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1955 में साहित्य अकादमी की स्थापना होती है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना होता है। ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को पोस्टमार्टम कर दिया, पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? देखिए ज़्यादातर लोग यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ या मतलब क्या पूछ रहा है? अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तब तो ठीक है। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, तो
उसको आप लोग पहले हाईलाइट कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों से जो है नंबर पीछे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले उसको नहीं को हाईलाइट कर लीजिए कि हाँ नहीं पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत या गन्ने के खेत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? मोटर वाहन। मोटर वाहन जो होता है ये मीथेन का उत्सर्जन का स्रोत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? देखिए सही ढंग से मेल खाता है, तो इसका मतलब 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो कौन सा सही ढंग से मेल खाता है देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज का है, ये सही है क्या? ज्वारी हाइपोथेसिस ये जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी का है। ठीक। गैसीय हाइपोथेसिस चेम्बरलिन और मोल्टन का है। ठीक। ग्रहीय हाइपोथेसिस कांत का है। ठीक। तो इसको जब आप देखेंगे ना तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये बी वाला सही होगा। ज्वारी हाइपोथेसिस जो था ये जेम्स जीन और हैरोल्ड जेफरी का है, ये सही है। जबकि जो नेबुलर परिकल्पना है ना, ये नेबुलर परिकल्पना ये पियरे डी साइमन लाप्लास, ये लाप्लास का है। ठीक है, किसका है ये लाप्लास महोदय का है। ठीक है। गैसीय हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो जो गैसीय हाइपोथेसिस वाली जो गैसीय परिकल्पना दिए थे ना, ये कांट महोदय दिए थे, इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम होता है ना, इमैनुअल कांट। ठीक है। और जो ग्रहीय हाइपोथेसिस है ये चैम्बरलिन और मोल्टन का है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा किस नवाब ने बनाया था? तो जो अवध के चौथे नवाब थे, ठीक है, अवध के चौथे नवाब कौन था? अवध का चौथा नवाब तो आसफ उद्दौला जो था, ये अवध का चौथा नवाब था। इसी ने लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण कराया था। कब कराया था? तो 1784 ईस्वी में कराया था। कब? 1784 ईस्वी में। इस टाइम पीरियड में इसने मतलब लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? गणपूर्ति संख्या से क्या मतलब है कि कुल सदस्य का कितना % जो गणपूर्ति संख्या माना जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 कितना होता है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो होता है ये लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या होता है। ये किसके तहत है? ये आर्टिकल जो होता है आर्टिकल 100 मतलब 100वें के सब क्लॉज 3 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 100 के खंड 3 के तहत ये दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? क्या यह राष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्य के राज्यपाल को देता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो रही। तो ये किसको देता है अपना त्यागपत्र? ये लिखित तौर पर किसको देता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, किसके तहत देता है? किसी आर्टिकल के तहत देता होगा। तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 217(1) के तहत जो है ये अपना त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग? मौलिक कर्तव्य ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नामक कोई चीज़ नहीं थी। ये सरदार सवर सिंह कमेटी के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है। उस टाइम कितने जोड़े जाते हैं? तो उस टाइम जो था उस टाइम 10 मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। 10 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं इसको। तो 10 जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है ये आर्टिकल 51 का में है। किस में है? 51 का में है। ठीक है, 51 का में है ये। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि ये पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो नहीं है मौलिक कर्तव्य। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ये भी नहीं है।
छुआछूत छूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी नहीं है। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? बी वाला, कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये जो होता है ये मूल कर्तव्य होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार शुरुआत होता है इसका 6 अप्रैल 1930 को इसका शुरुआत होता है। 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब होता है, कैसे? कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक कानून तोड़कर गांधी जी जो थे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ करते हैं। उसके बाद फिर गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। उसके पश्चात ये आंदोलन बंद हो जाता है। ठीक है, फिर जो है जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसके बाद 1932 में दोबारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर सरकार के दबाव में कारण से ये अंतिम रूप से जो था 1934 में ये बंद हो जाता है। ठीक है, 1934 में ये पूरी रूप से ये बंद कर दिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1934। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या फिर लाला हरदयाल? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखने वाले कौन थे? तो ये मोहम्मद इकबाल थे। कौन? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे इसको लिखने वाले। ठीक है, और ये संबंधित किससे? भगत सिंह से संबंधित। भगत सिंह को जब भी लाया जाता था तो ये क्या करते थे? इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये लोग देते थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किस कानून ने किया था? तो ये चार्टर एक्ट 1853 ने किया था। किसने किया था? चार्टर एक्ट 1853 ने किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए गए थे? किस चार्टर एक्ट में यह प्रावधान आया था कि भारतीय शिक्षा में 1 लाख रुपए का योगदान किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मोटिवेशन मिलता है यार, लाइक जब रहता है ना तो अच्छा लगता है कि हाँ कि मेहनत किया जा रहा है तो मेहनत सफल हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के क्वेश्चन कर दिए। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? अश्वघोष का नाम सुने होंगे। मैं अभी जो GS सुधा बुक का हम लोगों ने रिवीजन किया था, क्विक रिवीजन, उसको हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी अश्वघोष का नाम कई बार आया था। तो ये अश्वघोष किसके समकालीन था? क्या ये अशोक के समकालीन था या नागार्जुन के या कनिष्क के या फिर हर्ष के समकालीन था? तो ये जो अश्वघोष था ना ये कनिष्क से समकालीन था। किसके? कनिष्क के। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष भी था। ठीक है, और कौन था? वसुमित्र। कौन? वसुमित्र भी इसी के समकालीन था, कनिष्क के समकालीन। ठीक है, वसुमित्र। कनिष्क के बारे में और क्या जानते हैं? कनिष्क जो था इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो था इसी के समय में हुआ था, वो भी कुंडल वन या कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? कौन सी जोड़ी गलत है? ठीक है, गलत है, ध्यान रखिए, गलत है। कौन सी जोड़ी गलत है? अकबर, राल्फ फिच, दारा शिकोह मनुची, जहांगीर, सर टॉमस रो, शाहजहां, जूर्डान। ये क्या है? ये दिखाता ना कि इनके टाइम पीरियड में या इनके शासनकाल में ये जो थे विदेशी जो थे, ये प्रमुख विदेशी ये आए थे। ठीक है, ये दिया गया कि इनके शासनकाल में ये आया था कि इनके शासनकाल में कौन आया था। तो इसमें पूछा गलत वाला, तो गलत वाला देखेंगे ना तो अकबर के समय में राल्फ फिच तो आया था, ये सही है। दारा शिकोह के समय में मनुची भी आया था। ठीक है, जहांगीर के समय में सर टॉमस रो, जिसको थॉमस रो भी कहते हैं, ये भी आया था। ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फरमान था तो यही पढ़ा था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, फिर क्या था? शाहजहां के समय में जूडान, बचता भी यही है। तो शाहजहां के समय में जूडान नहीं आया था, यही सही है, मतलब यही गलत है। तो इसका आंसर ये होगा, जूडान जो था ना ये जहांगीर के समय में आया था। कब आया था? जहांगीर के समय में आया था जूडान। और टाइम पीरियड इसका क्या था? 1608 के बाद आया था। 1608 से 1617 के बीच में ये आता है। कहाँ? जहांगीर के दरबार में आता है और भारत में रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। कालानुक्रम का मतलब किसका टाइम पीरियड जो इसमें नाम दिए गए हैं ना, कौन सा सही रूप से इसको निर्धारित करता है। ठीक है, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य या रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य। तो सबसे पहले इनका टाइम देखेंगे। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में हुआ था, 8वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, फिर रामानुज की बात करें तो रामानुज की जन्म कब हुआ था? इनका 1017 ईस्वी के आसपास होता है इनका जन्म। ठीक है, और जो चैतन्य है, चैतन्य का जन्म 1485 के आसपास होता है। ठीक है, 1485 में होता है। इस तरीके से देखेंगे ना तो ये पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला वाला ही सही हो जाता है कि शंकराचार्य सबसे पहले आए थे, उनके बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य। ठीक है, तो पहला वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये कनिष्क के समकालीन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसमें देखिए, इसका आप लोग बताएंगे, सॉरी, इसका बताएंगे हर्षचरित के रचयिता कौन है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हर्षचरित के लेखक कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता था? अपरोप परशुराम। ठीक है, अपरोप परशुराम का मतलब क्या होता है? अपरोप परशुराम का मतलब होता है ना कि दूसरे परशुराम का अवतार, दूसरे परशुराम का अवतार। ठीक है, ये अपरोप परशुराम का मतलब होता है कि दूसरे परशुराम का अवतार। तो ये कौन था, कौन सा सम्राट था जो इसके नाम से जाना जाता था? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर महापद्मानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन था? महापद्मानंद जो था ये अपरोप परशुराम के नाम से भी जाना जाता था। महापद्मानंद के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये नंद वंश का संस्थापक था। क्या था? नंद वंश का संस्थापक था। ये शूद्र शासक था। क्या था? शूद्र शासक था। ठीक है, शूद्र शासक था। और इसने जो था महापद्मानंद ने, इसी ने एक राट और एक छत्र की भी उपाधि धारण की थी। एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है BIFR संबंधित है। तो BIFR किससे संबंधित है? तो सबसे पहले BIFR का फुल फॉर्म क्या होगा? BIFR का फुल फॉर्म होता है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित होता है ये रुग्ण औद्योगिक इकाई के पुनर्निर्माण से संबंधित होता है। इसका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। BIFR का स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना होती है 1987 में। 1987 में इसकी स्थापना होती है टी तिवारी समिति की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर पैमाना से, डेसिबल पैमाना से, पीएच पैमाना में या सेल्सियस पैमाना में। तो इसका सही जवाब होगा रिक्टर पैमाना में भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, डेसिबल पैमाना में क्या नापा जाता है? तो डेसिबल में क्या मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। पीएच पैमाने में जैसे विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में मापा जाता है। ठीक, हाँ, पता लगाया जाता है कि विलयन जो है अम्लीय है कि क्षारीय है। सेल्सियस पैमाना में, सेल्सियस जो है ये तापमान मापने का इकाई है या तापमान मापने की यूनिट है सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग जो है अच्छा कमेंट करिएगा जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा, और अगर कोई सजेशन रहे तो उसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत से भाई सजेशन देते हैं कि सर पॉलिटी का भी क्लास स्टार्ट कीजिए, इसका भी स्टार्ट कीजिए। तो देखिए भाई, मैं भी थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के मतलब अभी स्कूल टाइम है, मेरा भी कॉलेज चलता है, तो यूनिवर्सिटी में मैं क्लास करने जाता हूँ, फिर क्लास करके आता हूँ, फिर टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम का इशू है, टाइम जब मिल जाएगा तो मैं वो भी वीडियो स्टार्ट करने लगूँगा कि पॉलिटी का भी वीडियो बनाने लगूँगा। तो अभी जितना दिया जा रहा है उतना आप लोग तैयार कीजिए। अच्छा कंटेंट है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो ठीक है, मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।